हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स के बारे में। नाउ स्प्रिंग ब्लॉक्स प्रॉब्लम में हम वेरियस टाइप्स देखते हैं, जैसे एक ब्लॉक हो एंड इट इज़ मूविंग विथ सम वेलोसिटी। एक स्प्रिंग दिया रहता है एंड वो स्प्रिंग किसी वॉल के साथ अटैच हुआ होता है। इट आस्क्स यू मैक्सिमम कंप्रेशन, इसका वेलोसिटी दे देता है, पूछता है मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो। अब इसमें तो हम सिंपली इजीली कर लेते हैं कि इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर एंड बाद में व्हेन द मैक्सिमम कंप्रेशन विल हैपन एट दैट टाइम स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड लाइक दिस, बट द ब्लॉक विल स्टॉप मोमेंटरली, सो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा ज़ीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, विच वी कैन इक्वेट टू हाफ के एक्स स्क्वायर, विच इज एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। और इक्वेट करके हम मैक्सिमम कंप्रेशन वगैरह निकाल सकते हैं। बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन वी हैव ए केस लाइक दिस, वी हैव टू masses both connected to a spring, and in this case masses will be given, spring constant will be given, and they will give velocities of the two's are, let's say, v1 and v2. And this case they will ask what is the maximum compression, what is the maximum extension, किसी individual block का maximum velocity कितना होगा, and all those kind of things. आज हम उन टाइप के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे. So let's start then. So here we have a two block and one spring system. यहाँ पे लेट्स से मैं फर्स्ट वन को नाम देता हूँ m1 मास, सेकेंड वन को नेम देता हूँ m2 मास, एंड आई मूव इट विथ वेलोसिटी लेट्स से v1 एंड आई मूव इट विथ वेलोसिटी v2 एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन k. These things are given to us and we need to analyze. अब अगर हमें पूछता है कि what is the maximum compression in the spring, initially they are in natural length and at maximum compression what will be the maximum compression they are asking. अब एनालाइज कैसे करें? सी यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसे होगा, v1 एंड v2 में से मे बी दे विल बी इक्वल. इफ दे विल बी इक्वल then always the spring length will remain same. If v1 is equals to v2 then spring length will never change, because ये अगर 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ तो ये भी 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा सेम टाइम में, वेलोसिटीज आर सेम, राइट? तब तो डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो, सो स्प्रिंग में तो कंप्रेशन आएगा नहीं. किस केस में आ सकता है? इन विच सिचुएशन देयर विल बी ए मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सटेंशन? स्प्रिंग लेंथ कैन ओनली चेंज इफ v1 एंड v2 डू नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड. उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, दोनों अगर अलग अलग हो गए या फिर डायरेक्शन उल्टा हुआ, इन दैट केस वेलोसिटी अगर दोनों सेम ना हुए तो चेंज होगा. लेट्स से हम बोले कि v1 बिकेम 10 मीटर पर सेकंड एंड लेट्स से v2 इज़ आवर 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे कोई वैल्यू ले लिए तो देखो एक सेकंड में m1 जाएगा 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, whereas m2 जाएगा 20 मीटर. तो स्प्रिंग, दोनों के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग विल एलोंगेट बाय एक्स्ट्रा 10 मीटर. सो कंप्रेशन हो या एक्सटेंशन, इफ that can only arise if v1 and v2 are not same. That is the first case that we need to keep in mind. Now अब अगर दोनों डिफरेंट हैं तो कैसे डील करें? हाउ टू डील विद दिस थिंग्स इफ दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. देखते हैं. सो हियर हम मान लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से v2 इज आवर ज़ीरो वैल्यू एंड लेट्स से v1 इज 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे कुछ दे देता है. अब इस सिस्टम में, और हम इस चीज़ सिस्टम को रखे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो म्यू इक्वल्स टू ज़ीरो है और ऐसे सिचुएशन हमें गिवन है, और अभी पूछा है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन. तो व्हाट टू डू? देखिए यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, mg दोनों का m1g हो या m2g हो, बोथ विल एक्ट डाउनवर्ड, एंड जो नॉर्मल होगा वो लगेगा ऊपर, दोनों का नॉर्मल वो लगेगा ऊपर. सही है. अब इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? मैं इन दोनों को टुगेदर एज वन सिस्टम कंसिडर किया, दिस टू टुगेदर एक्ट एज वन सिस्टम. अगर ये दोनों एक सिस्टम जैसे बिहेव कर रहे हैं, द टू मासेस विद द स्प्रिंग, देन
स्प्रिंग फोर्स तो आएगा यहाँ पे ड्यू टू कंप्रेशन और रिलैक्सेशन, बट वो तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया ना। एक्सटर्नली कोई फोर्स है क्या? नो, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सो इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, आई कैन राइट नेट एफ एक्सटर्नल equals to 0. That implies acceleration of system should be 0. That implies velocity of system should be constant. In other words, velocity of center of mass. As there is no external force on the system, individual objects, their velocities may vary, but VCOM will remain constant. So our VCOM formula is m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2. This will give us VCOM. सही है यहाँ तक? अब देखते हैं, let's say due to our given velocity the block m1 starts to move. अब इनिशियली m2 का, हमारे एग्जाम्पल में m2 का तो कोई वेलोसिटी था नहीं, सिर्फ m1 का वेलोसिटी था, तो m1 हुआ कंप्रेस। अगर m1 थोड़ा सा आगे मूव करता है, क्या नहीं से देयर विल बी स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस होना स्टार्ट होगा, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा टुवर्ड्स लेफ्ट और इसको धक्का मारेगा m2 को टुवर्ड्स राइट। अब m1 को अगर वो टुवर्ड्स लेफ्ट धक्का मारा तो m1 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी v1, बट इट इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स kx टुवर्ड्स लेफ्ट. So this v1 velocity will start to decrease. Similarly, ये m2 जो हुआ वो स्थिर था, it was not moving, it was at rest, and इस पे हम फोर्स डाले towards right, the force on m2 is towards right, so its velocity starts to increase. Now v1 is some value, v2 is our 0. For in our example v1 is 10 and v2 is 0, and v1 is decreasing, v2 is increasing, and we already know at maximum extension or maximum compression we will get compression or relaxation till both of them attain same velocity. We discussed it in the starting कि दोनों का जब velocity same होगा तब there will be no relative displacement, so there is no change in length of spring. तो अगर स्प्रिंग कभी मैक्सिमम कंप्रेशन पे आया, एट दैट टाइम वेलोसिटी ऑफ m1 एंड वेलोसिटी ऑफ m2 दोनों सेम होना चाहिए. अगर दोनों अलग हैं दैट मीन्स फर्दर वो एक्सटेंड होगा, स्प्रिंग का लेंथ फर्दर एक्सटेंड होगा या फिर फर्दर कंप्रेस होगा. बट वी आर सेइंग इट इज मैक्सिमम कंप्रेशन, सो एट मैक्सिमम कंप्रेशन देयर वेलोसिटीज दे मस्ट बी सेम. सही है यहाँ तक? नाउ लेट्स से एट मैक्सिमम कंप्रेशन m1 का वेलोसिटी हुआ u1, m2 का वेलोसिटी हुआ u2. लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं, तो तब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2. बट ये एक कॉन्सेप्ट जो हमें ऑलरेडी पता है कि u1 एंड u2 दे हैव सेम वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है. तो अब हमें ये चीज़ पता चला कि VCOM तो सेम रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला, बट m1u प्लस m2u बाई m1 प्लस m2 दिस शुड बी VCOM. दैट इम्प्लाइज, चेक कर लो गाइज, क्या नहीं से VCOM u दीज टू वैल्यूज दे मस्ट बी सेम. ये कब हो सकता है कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो, इन दोनों का वेलोसिटी सेम हो, तो इनका एवरेज वेलोसिटी भी सेम ही होना चाहिए ना. लेट्स से इसका वेलोसिटी है 5, इसका वेलोसिटी है 5, इन दोनों का एवरेज वेलोसिटी भी तो 5 ही होगा ना. सो अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है, इसका भी u है इसका भी u है, तो ये u का वैल्यू जो होगा वो VCOM के साथ बराबर होना चाहिए. इट हैज़ टू बी सेम. इफ़ दे आर नॉट सेम देन ये VCOM कुछ अलग है और इन दोनों का एवरेज वैल्यू कुछ अलग है, इसका मतलब है VCOM चेंज हो रहा है. बट हमारे कंडीशन में आज देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एफ एक्सटर्नल लग नहीं रहा है, तो VCOM तो चेंज नहीं हो सकता. सो आवर लॉजिक इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज. द कॉन्सेप्ट हियर इज velocity of center of mass does not change, hence at maximum compression
हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ m1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ m2 which is equals to vcom from the beginning। और ये वैलिड है मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए भी, बिकॉज एट मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑल्सो दोनों का रिलेटिव लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वो मोमेंटली स्टॉप हो रहा है और वो कंप्रेस नहीं हो रहा है और वो एक्सटेंड नहीं हो रहा है। मैक्सिमम एक्सटेंशन हम उसको बोले, उसके बाद वो कंप्रेस होना शुरू होगा, द लेंथ विल स्टार्ट टू डिक्रीज। तो जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा एट दैट पॉइंट अगेन दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो ये वैलिड है बोथ फॉर कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन, बोथ के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर गाइस। अभी हम इस सेम कॉन्सेप्ट को एक दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं कि लेट्स से हम ऐसे बात करते हैं कि द ब्लॉक इज हियर एंड द अदर ब्लॉक इज m2 इज हियर। नाउ हम इसको कोई वेलोसिटी दे दिए 10, इसको कोई वेलोसिटी दिए इनिशियली 0। अब अगेन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगा। लेट्स से हम ऐसे मान लेते हैं कि हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से दोनों मासों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग m1 एंड m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सो इफ वी आर in the center of mass frame, that means our velocity is equals to velocity of center of mass. So for us we will feel that center of mass is not moving because हमारा velocity center of mass का velocity same है। So we feel center of mass is not moving, and in this case हमें क्या लगेगा, velocity of m1 how much, this must be towards right 10 velocity of m1 minus velocity of center of mass, so which is 10 minus vcom। but m2 इस प्रॉब्लम में तो m2 रेस्ट पे है, तो m2 का वेलोसिटी क्या होगा 0 माइनस vcom, और वी कैन से इट इज कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हम ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तब। नाउ अगेन अनदर थिंग, अगर हम मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन इस टाइप के कंडीशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तब क्या हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास को ये लगेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब ये m1 विल बी क्लोजेस्ट टू vcom, m2 विल बी क्लोजेस्ट टू vcom एंड दे हैव स्टॉप्ड मूविंग, और वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो दे केम क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, एट वन पॉइंट they have stopped। Similarly m2 is coming closer and closer and at one point they have stopped, then only their distance between them will be the maximum compression। तब हमें maximum compression वाला distance मिलेगा। अगर वो फिर भी मूव कर रहे हैं तो maximum compression कहाँ पे हुआ, it was not maximum compression right। तो हम center of mass के respect में भी ये problem approach कर सकते हैं। we sit in the frame of center of mass, so we acquire the velocity of center of mass। So with respect to us we will check what is the velocity of m1 and m2 initially, and we know that at maximum compression velocity of m1 and m2 with respect to center of mass will be 0, and in this center of mass frame then we can apply energy conservation, that is our like brahmastra। we can use energy conservation in like many cases of our 11th and 12th physics, so it is like our brahmastra। so hope it is clear for you guys, and we will solve one problem for you। let's go to a problem। here we are given with some data that दो ब्लॉक दिए हुए हैं, वन इज 10 kg, वन अनदर इज 20 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है, एक ब्लॉक को 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रखा है। तो लेट्स सॉल्व। पहले देखते हैं कि ये तो हम कॉन्सेप्ट से पता किए कि वेलोसिटी दोनों का जो होगा वो एट सम पॉइंट एट मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सपेंशन सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के साथ बराबर होगा। तो लेट्स फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2
by m1 plus m2. So this gives us 120 by 30, which equals to 4 meter per second. Now एट मैक्सिमम कंप्रेशन इन दोनों का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के साथ सेम है. अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है तब एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी v ऑफ m1 विल बी 4 which is also equals to v of m2 at maximum compression. Here चलो सॉल्व करते हैं. तो इनिशियली टोटल एनर्जी हम अगर यूज़ करें देन इनिशियली द सिस्टम हैड ओनली काइनेटिक एनर्जी बिकॉज स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में था. सो हाफ इंटू एम मूव कर रहा है ओनली 10 kg ब्लॉक. सो हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 10 kg ब्लॉक इतना था. एट कॉम्प्रेशन ये था इनिशियल एनर्जी. ये जो हम लिखे वो है इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी. एट मैक्सिमम कंप्रेशन अगर हम लिखेंगे तब दोनों का वेलोसिटी वी सी एम के साथ सेम है. तो हाफ इंटू 10 वी सी एम था 4 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 20 यहाँ पे भी वी सी एम था 4 तो 4 स्क्वायर प्लस तब स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर्ड हुआ होगा. तो अगर हम कंप्रेशन को x लेते हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये अब यहाँ पे राइट पार्ट जो हुआ वो होगा फाइनल. फाइनल मीन्स नॉट एग्जैक्टली फाइनल, इट इज़ लाइक एनर्जी एट मैक्सिमम कंप्रेशन. ये होगा मैक्सिमम कंप्रेशन पे एनर्जी. तो इन फ्रॉम द इक्वेशन हाफ हम दोनों साइड से कैंसिल कर लेते हैं. सो वी गेट 10 इंटू 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 4 स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर एंड k वैल्यू इज गिवन एज 10. सो आवर k वैल्यू इज 10 इंटू एक्स स्क्वायर. सो 10 अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ से 0 0 0 गॉट कैंसल्ड. सो 12 स्क्वायर वी गॉट 144 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर 32 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर मिलता है 144 माइनस 48 विच इज़ 96 और x equals to root over of 96. I hope my calculation is correct. So we got x equal to root over of 96 meters. ये हम एक मेथड पे किए. अब अगर सेम चीज़ को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करते हैं, आई एम राइटिंग इट इन डिफरेंट कलर सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश सेपरेटली. इस सेम चीज़ को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करते हैं. अभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर ऑब्जर्व करें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ 4. तो इस फ्रेम में हमें 10 kg ब्लॉक का वेलोसिटी लगेगा 12 माइनस 4 विच इज़ 8 मीटर पर सेकेंड एंड 20 kg का वेलोसिटी फील होगा कि ये 4 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट डायरेक्शन है क्योंकि उसका वेलोसिटी तो 0 था. सो 0 माइनस 4 ये ऑपोजिट में है. एंड एट मैक्सिमम कंप्रेशन जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा बोथ ऑफ देम विल बी मोमेंटरली एट 0 वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पे एनर्जी इक्वेट कराते हैं. सो इनिशियल टोटल एनर्जी वी विल राइट हाफ इंटू 10 इंटू 8 स्क्वायर और 20 kg के लिए हाफ इंटू 20 इंटू 4 स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द मासेस विल बी 0 एंड ओनली पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेफ्ट. तो इसको अगर इक्वेट कराते हैं अगेन हाफ 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 गॉट कैंसल्ड. सो वी गॉट 10 इंटू 8 स्क्वायर 64 प्लस 20 इंटू 4 स्क्वायर 16 इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 10 एक्स स्क्वायर. सो अगेन 0 0 गॉट कैंसल्ड. सो वी गॉट 32 प्लस 64 विच इज़ 96 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो अगेन वी गेट x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 96 मीटर. So see, in both the cases we got the same value, same answer. I hope you guys understood this. So have a nice day. We'll see you in next video.